आज हम चैप्टर नंबर 10 के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज में आपको पता है कि पहला क्वेश्चन ही एमसीक्यूज का होता है। अब देखिए एमसीक्यूज अगर हमने सॉल्व करने हैं ना, तो इसका ये मतलब नहीं कि एमसीक्यूज पढ़ा और उसको पॉइंट आउट कर दिया। इसका मतलब है कि एमसीक्यूज को पढ़ना है, उसका ये ऑप्शन क्यों आया, उसकी रीजन को भी हमने डिस्कस करना है। स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमारे पास पहला एमसीक्यूज है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, जिसमें एक्सेलरेशन उसकी पोजीशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसकी पोजीशन जो होती है या उसकी मोशन जो होती है वो मीन पोजीशन की तरफ होती है। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास सिंपल पेंडुलम, ठीक है जी, हमने मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम पढ़ी हुई है। इसका राइट ऑप्शन भी यही है। मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम कुछ इस तरह से थी आपके पास। हमने डिटेल में इसको डिस्कस भी किया था कि कैसे ये अपनी बस्ती पोजीशन के इर्द गिर्द, ये इसकी मेन पोजीशन थी, ये एक्सट्रीम पोजीशन थी और ये भी एक्सट्रीम थी, और ये अपनी मेन पोजीशन के आगे पीछे ही हरकत करता रहता है। इस चीज को हमने डिस्कस किया हुआ है। ये तो मेरे पास राइट ऑप्शन है, लेकिन दूसरों को भी हमने डिस्कस करना है। अगर इससे कोई अच्छा ऑप्शन है तो हम उसको भी चूज कर सकते हैं। अब देखें मोशन ऑफ अ सीलिंग फैन, देखें मोशन ऑफ अ सीलिंग फैन, तो इसका मतलब है ये किधर रोटेट कर रहा है, अपने सर्कल के अंदर, यानी सर्कल में रोटेट कर रहा है, तो इसको अपने एक्सिस के गिरफ्त, तो ये रोटेटरी मोशन होगी। ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। स्पिनिंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, वो भी कोई बात होगी, गोल गोल घूम रही है, तो हमने पढ़ा हुआ है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में आगे पीछे हरकत करता है अपनी मीन पोजीशन के गिरफ्त, यहां से चलता है एंड पे आके यहां पे रुकता है, लेकिन ये गोल गोल घूम रही है। ए बाउंसिंग बॉल ऑन अ फ्लोर, यानी एक गेंद है, उसको अगर हम फर्श पे गिराते हैं तो उसकी ऊपर और नीचे वाली हरकत भी नहीं है, क्योंकि दो ही ऑप्शन है, आप बॉल एंड बाउंस सिस्टम को ले, उसमें भी वो ऊपर नीचे वाली हरकत नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है, और जब मैस अटैच स्प्रिंग सिस्टम था उसमें भी आगे पीछे हरकत है, ऊपर नीचे नहीं है। तो ये तीनों जो है ना, बी सी और डी के जस्टिफाई नहीं करते, तो हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, तो मैंने पॉइंट आउट कर दिया। अब दूसरा क्वेश्चन है, इफ द मास ऑफ ए बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम, यानी एक सिंपल पेंडुलम है, उसका जो बॉब होता है ना, ये जो लटका हुआ है उसके साथ, उसका मास जो है इज इंक्रीज्ड, अगर बढ़ाया जाए बाय फैक्टर 3 गुना, द पीरियड ऑफ पेंडुलम विल बी, यानी जो इसका टाइम पीरियड है, यानी ये अपना पूरे का पूरा जो चक्कर है जिसमें एक वाइब्रेशन ये मुकम्मल करेगा, उस पे क्या असर पड़ेगा। 3 गुना अगर मैं इसका मास बढ़ा दूं, जो मैंने ये बॉब लटकाया हुआ है, अब क्या है जी, इंक्रीजिंग बाय फैक्टर 2, रिमेन सेम, बी डिक्रीज बाय फैक्टर 2, यानी 2 गुना कम होगा, 4 गुना डिक्रीज बाय फैक्टर 4, 4 गुना कम होगा, या 2 गुना बढ़ेगा या बराबर रहेगा, रिमेन सेम, तो इसमें ये सेम ही रहेगा। इसकी अब रीजन क्या है, आप देखें, हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है टाइम पेंडुलम का ना, ये सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का, वो क्या था कि t is equal to 2 pi under root L by G। अगर आप देखें इसमें जो जो चीजें मैटर कर रही हैं, लेंथ और g की वैल्यू, अगर इन दोनों में से कोई चेंज होता तो इसकी वैल्यू चेंज हो सकती थी, अदरवाइज मैस का तो इसके अंदर तदकरे नहीं है, तो मैस बढ़ाने से इसके ऊपर कोई फर्क नहीं आएगा। उसकी रीजन ये है कि मैथ यहाँ पे डिस्कसिंग है, तो ये रिमेन सेम, यानी बराबर ही रहेगा पहले की तरह। अब तीसरे एमसीक्यूज की तरफ आते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। अब वो कहता है कौन सा ऐसा आला ले, कौन सी ऐसी चीज ले जिसमें दोनों के दोनों वेव प्रोड्यूस हो, ट्रांसवर्स वेव्स भी हो और लॉन्गिट्यूडिनल, यानी वो पैरेलल भी हरकत करे और ऊपर नीचे अमूतन भी हरकत करे, दोनों काम करें। अ स्ट्रिंग, एक रस्सी, ठीक है जी, मैंने आपको बोला था कुछ ऑप्शन सेम बराबर टाइप के भी होते हैं, तो गौर करना है, जो बेटर ऑप्शन हो उसको चूज करना है। एक रस्सी ले लीजिए हमने रस्सी। अब रिपल टैंक की मिसाल आ गई हमारे पास। इसमें तो वेव आपने देखा था, मोटर रखी थी तो वेव प्रोड्यूस हुई थी, एक किस्म की हो सकती है, 2 किस्म की नहीं। ट्यूनिंग फॉर्क, ये वाइब्रेट करता है, ये वेव 2 तरह की नहीं पैदा कर सकता। अब देखें रस्सी को अगर गौर से देखें आप, ऐसे करेंगे तो वो एक तो वेव प्रोड्यूस होगी जिसमें उसने अमूदन हरकत की, लेकिन अगर आप उसको खींचेंगे तो उसके अंदर हरकत नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि वो तन जाती है, स्ट्रेच हो जाती है, उसके बाद उसके अंदर हरकत नहीं आती। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है हेलिकल स्प्रिंग,
यानी एक स्प्रिंग का। अब गौर करें, जब स्प्रिंग को आप यहां से पकड़ के हरकत ऐसे ऐसे करेंगे, अब बात हुई है स्लिंग की स्प्रिंग। स्लिंग की स्प्रिंग दूसरे स्प्रिंग से हल्का होता है, नरम होता है और आसानी से हरकत कर सकता है, अप एंड डाउन भी एंड बैक एंड फोर्थ यानी आगे पीछे भी। तो इसका ऑप्शन जो हमारे पास राइट है वो हेलिकल स्प्रिंग है। क्यों? उसकी रीजन क्या है? हमने ट्रांसफर वेव्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में पढ़ा हुआ है कि दोनों की जो एग्जांपल आती है ना वो यही आती है जिसमें क्रस्ट और ट्रफ बनता है दोनों के दरमियान। तो इसीलिए उसको ऊपर और नीचे करेंगे ऐसे ऐसे करके एक जगह बांध के, तो आपके पास वो 90 डिग्री का अमुदर भी हरकत करेगा, और अगर आप उसको सामने किसी चीज के बांध के खींचेंगे तो वो आगे पीछे हरकत भी करेगा, यानी दोनों को जस्टिफाई कर रहा है। तो इसका आंसर हमारे पास है हेलिकल स्प्रिंग। अब आता है हमारे पास वेव ट्रांसफर, यानी वेव्स आगे लेके जरिए हैं किसी चीज को, किस चीज को लेके जाने का, वेलोसिटी को, फ्रीक्वेंसी को, वेवलेंथ को या एनर्जी को। देखिए हमारे पास ऑप्शन है एनर्जी, क्योंकि इन सारी चीजों को इकट्ठा करें तब एनर्जी बनती है, और एनर्जी इन सारे के साथ वेव्स की मदद से आगे ट्रांसफर हो सकती है। क्योंकि वेव्स होती है कि अगर कोई चीज एक जगह रखें, आप पानी के ऊपर ये कार का टुकड़ा रख दें, आप वेव प्रोड्यूस करें, वो क्या करेगी उस कार को आहिस्ता आहिस्ता हरकत करते करते हुए आगे लेके जाएगी। तो इसका मतलब है कोई एनर्जी है उसके अंदर तभी वो जा रही है ना, उसमें ये वेवलेंथ भी आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी और वेलोसिटी भी आ जाएगी। अब देखें विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज फॉर एनर्जी ट्रांसफर, कौन सा ऐसा तरीका है जिसमें एनर्जी को अच्छे से ट्रांसफर किया जा सकता है। अब गौर करें, कंडक्शन चैप्टर नंबर जो हमारे पास आई थिंक 9 का है, एंड 9 क्लास के अंदर चैप्टर जो 9 है हीट वाला, उसके अंदर हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी, कंडक्शन, रेडिएशन और वेव मोशन। वेव में भी एनर्जी ट्रांसफर होती है, ऊपर पढ़ के आए हैं। रेडिएशन में भी हरारत ट्रांसफर करती है, कंडक्शन में भी मॉलिक्यूल जो होते हैं वो हरकत करते हैं। तो इसका मतलब है इन तीनों के अंदर क्या होती है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही होती है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, यानी सारों के अंदर ही एनर्जी जो है वो आगे की तरफ ट्रांसफर हो रही है। उसके बाद है इन अ वैक्यूम, छठा है इन अ वैक्यूम। वैक्यूम क्या होता है? खाली, खला होता है। ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव सेम। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी होती हैं? वेव्स व्हिच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, जिनको मीडियम की जरूरत नहीं होती, जिनको मीडियम की जरूरत नहीं है। वो कहता है कि इन वैक्यूम, खाली किसी चीज के अंदर, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव सेम। अब वो कहता है इनके अंदर सेम क्या होगा? सेम होगी जिसकी स्पीड, क्योंकि स्पीड इसलिए होगी, फ्रीक्वेंसी का भी उसमें अमल दखल नहीं, एम्पलीट्यूड का भी और वेवलेंथ का भी। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि द वेव्स व्हिच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और उसमें सबसे चीज जो मैटर करनी होती है वो उसकी स्पीड होती है, क्योंकि उसको मीडियम की जरूरत नहीं होती, इसलिए वो सारी की सारी जो होती हैं वेव्स वो सेम रखती हैं अपनी स्पीड को। मे भी फ्रीक्वेंसी या दूसरी चीजें उसको खराब कर दें, लेकिन स्पीड जो होती है ना वो उसकी सेम दूसरों की तरह तभी रह सकती है जब उसको मीडियम की जरूरत नहीं होती। और जब वैक्यूम खाली होता है, उसके अंदर कोई चीज भी नहीं होती, तो वहां पे वो सारों के सारों की स्पीड सेम होगी। अब ये आगे, a large ripple tide with the vibrator working at a frequency of 30 Hz produce 25 complete waves in a distance of 50 centimeter, velocity of wave is। अब यहाँ पे ये किस्म का न्यूमेरिकल बन रहा है, तो आप इसको थोड़ी सी कोशिश करिए, लेकिन इसका जो बेटर ऑप्शन है वो 60 सेंटीमीटर पर सेकंड है हमारे पास, यानी इसकी मदद से हम इसको निकाल सकते हैं। आठवां, which of the following characteristics of a wave is independent of others, यानी इनमें से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है इन चारों के अंदर में से जो इनमें से इंडिपेंडेंट है, आजाद है, उसका कोई अमल दखल नहीं। अब देखेंगे फ्रीक्वेंसी को भी देख लें, वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड, v = f लैम्डा, ये तीनों। चौथा स्पीड आ गई हमारे पास, मैं लिखता हूं यहाँ पे रिलेशन v = f लैम्डा, इन तीनों का आपस में रिलेशन है। किसका? स्पीड का, ये भी गई, इसको हटा दें, फ्रीक्वेंसी ये भी गई, लैम्डा यानी वेवलेंथ, तो ऑप्शन कौन सा बचा? एम्पलीट्यूड। तो वो क्या है? तीनों से आजाद है, उसका कोई रिलेशन नहीं, वो आजाद है, इंडिपेंडेंट है। उसके बाद रिलेशन बिटवीन v, f एंड लैम्डा ऑफ वेव, यानी किसी वेव की वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, इनका आपस में रिलेशन क्या है। आपने टॉपिक के अंदर भी पढ़ा है, हमारा जो इससे पहले वाला लेक्चर था उसमें से भी देख सकते हैं, हमने डिटेल में ये डिस्कस किया था कि जो रिलेशन होता है वो होता है v = f लैम्डा, यानी फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी आपस में इनवर्स रिलेशन होते हैं, वेवलेंथ और वेलोसिटी का भी आपस में इनवर्स रिलेशन होता है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का आपस में डायरेक्ट रिलेशन होता है।
तो वी एफ इज इक्वल टू लैम्डा बिल्कुल गलत है, एफ लैम्डा इज इक्वल टू वी ये बिल्कुल वही है, इसको पॉइंट आउट कर ले, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा यानी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है और वेलोसिटी जो है वो इनवर्स है दोनों की। वी लैम्डा इज इक्वल टू एफ और वी इज इक्वल टू लैम्डा बाय एफ। अगर आपका टॉपिक क्लियर होगा तो आपको ये चीजें समझ आएंगी, ये वाली भी वैल्यूज याद होंगी, अदरवाइज नहीं होगी। उम्मीद है आपको चीज समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। अगर आपको इसके लिहाज से फिर भी कोई कंफ्यूजन बन गया तो इन सारे टॉपिक्स के रिलेटेड यानी ये सिंपल पेंडुलम या फ्रीक्वेंसी, हेलिकल स्प्रिंग, ये वेव वाले, वेव ट्रांस वाले, एनर्जी वाले में सारे टॉपिक्स पीछे मौजूद है हमारे चैनल पे, तो आप वहां पे जाके अच्छे से वहां से टॉपिक्स अपने देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।